फाइन स्टूडेंट, तो देखो आज क्लास में हम लोग 4 एडिटोरियल्स को समझेंगे। फर्स्ट वन 386 इंडियाज बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स। देखो भारत भी इस बिडिंग में लगा हुआ है। बिडिंग मतलब भारत चाहता है कि 2036 में भारत में ओलंपिक का आयोजन हो। इसका कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ निगेटिव भी है। और मोदी जी का स्पीच ये है इसके ऊपर कि मोदी जी ने कहा है कि यस, हमारा जो 140 करोड़ का जो ड्रीम्स है, इच्छा और आकांक्षा, ये पूरा हो जाएगा यदि भारत सफलतापूर्वक 2036 में ओलंपिक ऑर्गेनाइज करता है तो। क्योंकि जब आप ओलंपिक ऑर्गेनाइज करते हो तो आप एक वर्ल्ड का ना एक आप बहुत बड़ा फोरम क्रिएट कर रहे हो जहाँ दुनिया आपको देख रहा है। और इसी बार देखो तुमको G20 समिट में इंडिया ने ग्लोबल साउथ का कितना अच्छा से बात रखा है, मुखर होकर रखा है ग्लोबल साउथ का एस्पिरेशन को, है ना। कॉन्फिडेंस गेन किए कि नहीं किए बताओ तो। यूरोपियन यूनियन भी शामिल हुआ G20 में जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका ऐसा मानना है कि यदि भारत 2036 में ओलंपिक को होस्ट करता है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, काउंटर भी होगा, बहुत सारे काउंटर करने वाले भी लोग सब है, क्रिटिक्स सब, तो वो भी समझेंगे इसमें। दूसरा देखो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब बताओ इसमें रिफॉर्म आया हुआ कितना साल हो गया। नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बना ये, और इसलिए बना कि था कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर है वो तो एज इट इज़ ही रह गया, वो तो कभी बदला ही नहीं है। हाँ, नॉन परमानेंट मेंबर को आपने बढ़ा दिया, 6 से आपने 10 कर दिया, जिसमें इंडिया भी एक है, और उसका जानते हो कि 2-2 साल का रोटेशन होता है। मगर ये 21st सेंचुरी का जो ड्रीम्स है, एस्पिरेशन है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। क्योंकि सोचो कि इंडिया इतना बड़ा आबादी है, 140 करोड़ का आबादी है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है, और स्टिल वी आर नॉट द पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबर। तो कहाँ से ठीक से एस्पिरेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पार्लियामेंट में भी? भाई ये पार्लियामेंट ही ना है जी, दुनिया का सबसे बड़ा संसद है ये। तो वही बात है कि रिफॉर्म्स ऑफ यूएनएससी इज लॉन्ग ड्यू, बहुत लंबा बचा हुआ समय, बहुत दिन से ही रिफॉर्म्स नहीं हुआ है। और रिफॉर्म्स लाना क्यों इतना मुश्किल है तो हम समझेंगे। एक तो वीटो पावर, और किसी भी कंट्री को आपको यदि परमानेंट मेंबर बनाना है या नॉन परमानेंट मेंबर बनाना है तो उसका जो प्रोसीजर है बहुत ही हार्ड है, 2/3 वाला, स्पेशल मेजोरिटी वाला है। फिर उसके बाद अलग से कंट्री को रेटिफाई करना पड़ता है। तो सभी टेक्निकल एस्पेक्ट इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 388 देखो ये सबसे बड़ा एडिटोरियल्स है आज का। तुम लोग जानते हो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2001, जान रहे हो स्टूडेंट। इन्वायरमेंट में इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत चर्चा किया है, जिसमें कहा गया था ना कि कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हो हब से, श्रब से, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मनी का। यदि आप इसके लिए पीपल बाय डाइवर्सिटी रजिस्टर का भी बात था, और पूरा भारत में एक केरली था स्टेट जो कि उतने अच्छे से भी उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाना होता है, और उसमें जो भी आपको नॉलेज है श्रब्स और हर्ब्स का वो पूरा वहाँ पे लिखा जाता है। ये इसलिए लिखा जाता है कि कोई भी MNC मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी कंपनी आपका यदि रिसोर्सेस ले तो आपको भी पैसा मिलना चाहिए। नहीं जानते हो कि बाय पायरेसी बहुत कॉमन है। हमारा ही हल्दी ले लिया, आप बाद में जाकर US में पेटेंट राइट्स कर दिया, और पता चला कि हल्दी तो घर घर यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये मामला था। बट उसके बावजूद भी जो इक्विटेबल शेयरिंग का बात है, तो 2001 में आया ये चीज़, और अभी तक का यात्रा देखोगे, ये 20-22 साल का जो यात्रा है वो उतना अच्छा यात्रा नहीं है। अभी भी बहुत में कुछ धांधलीबाजी हो ही रहा था, वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, इसमें अमेंडमेंट कर दिया। 2 मंथ पहले अमेंडमेंट हुआ था, और अमेंडमेंट में कुछ ऐसा चीज़ चाहिए कि हमारा जो भारत का जो आयुष प्रैक्टिशनर है, जानते हो ना आयुर्वेदा, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आयुर्वेदा सब पे। आयुष जो हमारा प्रैक्टिशनर है उसने कहा है कि देखिए यदि 2001 का यदि रूल्स और रेगुलेशंस रहेगा तो हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए थोड़ा छूट दीजिए हमको। तो भारत सरकार ने छूट दिया है कि अब ये लोग भी सब्स और हर्ब्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो फिर क्रिटिक्स यहाँ पे आएंगे, क्रिटिक्स बोलेंगे कि भाई सेम ही चीज़ तो हो रहा है, पहले कंपनी कर रहा था और अब भारत का आदमी खुद करेगा वो चीज़। और एक्चुअली ये तार तुम्हारा पतंजलि का उससे जुड़ा हुआ, पतंजलि का केस गया था ना कोर्ट में, हाँ कोर्ट में गया था। तो इस पर ये बहुत बड़ा एंगल है, ये बहुत बड़ा एडिटोरियल, जिसमें बहुत सारा चीज़ समझना है। ठीक है, तो अभी तो हम पूरा नहीं समझाएंगे तुम लोग को, बट पढ़ाते हुए समझा देंगे।
समझ 388, तो इतना समझ में आ गया हो ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड है ये। एंड लास्ट वन देखो, जब इजिप्ट, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी रेस्पेक्टिवली उसको एलिमिनेट कर सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता है? जानते हो ना इजिप्ट में कितना बढ़िया काम किया है, जैसे रिसेंट न्यूज़ में हम लोग देखे थे, बहुत अच्छा काम किया था ना इजिप्ट ने हेपेटाइटिस सी के ऊपर। और उसी तरह सिमिलरली बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, उसने हेपेटाइटिस बी पे काम किया बहुत तगड़ा। बात समझा? वो हेपेटाइटिस सी का बात है जिसमें कोई तुम्हारा वैक्सीन नहीं होता है, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन ही नहीं है। हाँ, तो देखो जब इजिप्ट हेपेटाइटिस सी पे इतना बढ़िया काम कर सकता है, जब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तुम्हारा हेपेटाइटिस बी पे इतना अच्छा काम कर सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं है? ठीक है, तो हम समझेंगे इस चीज़ को। और फिर से एक बार हेपेटाइटिस आ गया आपका उसमें न्यूज़ में, इससे पहले भी हेपेटाइटिस हम कवर कर चुके हैं कई बार। तो इट इज़ योर ड्यूटी स्टूडेंट्स कि जाकर दोनों को इंटीग्रेट कर दो या एक फोल्डर में साथ में रख दो, ताकि और ज़्यादा सीख पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 386 सिलेबस देख सकते हो इसका, जीएस पेपर 2, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये तुम्हारा बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में आया था 15 अक्टूबर को। तो देखते हैं मामला क्या है। यस, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि यस हम भी चाहेंगे कि 2036 का जो समर ओलंपिक्स होगा वो भारत में हो। हम उसके लिए बिडिंग करेंगे। बिडिंग का मतलब, क्योंकि बहुत सारा कंट्री प्रपोज करेगा, उसमें इंडिया भी एक प्रपोज करेगा। और हम इसलिए करना चाहते हैं कि इससे हमारा क्या फ़ायदा, ग्लोबल स्टेचर बढ़ेगा हमारा। सही बात है, जितने भी कंट्री यदि ओलंपिक को यदि ऑर्गेनाइज करते तो उसका ग्लोबल स्टेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया से लोग देखने के लिए आएगा, वो इंटरनेशनल मीडिया में रहेगा हर समय। जैसे देखो अभी इस बार हमारे भाई लोग बहुत अच्छा से मेडल जीते हैं ना, जो यहाँ चाइना में जो हुआ था 107 है ना, 107 मेडल लगभग जीते हैं हम लोग, एशियन गेम जो हुआ था। तो यहाँ से हमारा स्टेचर और बढ़ा है, क्योंकि पहली बार इतना मेडल जीते हैं ना हम लोग, पहली बार जीते इतना मेडल। जकार्ता में इतना नहीं जीते थे जितना इस बार जीते हैं। हाँ करेक्ट। देखो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यस हम बिल्कुल होस्ट करना चाहेंगे, हम इच्छुक है होस्ट करने के लिए 2036 का समर ओलंपिक, समझ गए ना, अहेड ऑफ द 141st सेशन ऑफ द IOC इन मुंबई। बात समझे? और देखो इसका अभी बिडिंग हुआ नहीं है, इसका बिडिंग 2 साल बाद होगा। मैं इच्छा जताया है मोदी जी ने, ये इच्छा जताना होता है, समझे ना। जैसे एग्जांपल देखो, जो इससे पहले 32 में होगा या इससे पहले जो होगा तो बहुत सारा ऑर्गेनाइज हो गया होगा, क्योंकि आपको लगभग 10 साल 12 साल पहले ही प्लान करना पड़ता है। बात समझे? नंबर 1। हाँ, आखिर कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि 2036 में भारत का, आखिर भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स किया है कि नहीं किया 2010 में, जहाँ पे बहुत किरकिरी हुआ था, दिल्ली का करप्शन चार्जेस लगा था भारत पे, मगर वो लेगेसी को हम छोड़ दिए, हम बहुत आगे निकल गए हैं। अभी कहोगे तो भारत का स्टेचर बहुत आगे है, अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोदी जी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट तुम लोग को? आखिर ये यूफोरिया आया कहाँ से, इस तरह का उत्साह कहाँ से आया? ये उत्साह इसलिए आया क्योंकि हमने बहुत ही खूबसूरती से G20 सम्मेलन को आयोजित किया है। जब हम G20 इतना बड़ा समिट को हम अच्छे से आयोजित कर सकते तो हम ये भी कर सकते हैं। और G20 का समिट इतना भव्य रहा, इतना खूबसूरत रहा हमारा, कि पूरा वर्ल्ड में मैसेज गया कि यस इंडिया बहुत अच्छा होस्टिंग कर सकता है। तो हम इस लेवल का जब हम प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस तरह का चीज़ों को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। बात समझे ना? तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। और दूसरी बात है कि यस इस बार टीम इंडिया ने गजब काम किया है, मेडल जीता है चाइना में जो जितने भी हुए थे एशियन गेम्स में। तो इससे भी रिफ्लेक्ट होता है कि यस इंडिया स्पोर्ट्स में भी पीछे नहीं है, समझे ना। स्पोर्ट्स में भी हम आगे रहना चाहते हैं, हम पूरा वर्ल्ड में एक मैसेज देना चाहते हैं कि यस इंडिया सॉफ्ट पावर में भी पीछे नहीं रहेगा, इंडिया स्पोर्ट्स में भी अपने बच्चे लोग को सबसे आगे रखेगा। इसके लिए जानते हो खेलो इंडिया स्कीम, दुनिया भर का स्कीम भारत में आया है ना। हमारे जो जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट थे उन लोगों को बाहर भेजा गया प्रैक्टिस, जैसे नीरज चोपड़ा के ऊपर भी ट्रेनिंग में बहुत पैसा खर्च हुआ है, स्विट्जरलैंड भेजा गया, बाहर एक्सपोजर के लिए भेजा गया है। तो और प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया का जो बीड है, इंडिया जो सोच रहा है कि ऑर्गेनाइज करे, ये कहीं ना कहीं 140 करोड़ देशवासी का एस्पिरेशन है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं, क्योंकि भारत का स्टेचर बढ़ेगा इससे। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को।
आगे देखो, इंडिया वांट्स टू हैव अ सीट एट द ग्लोबल हाई टेबल। क्यों आके? क्योंकि इंडिया चाहता है कि उसका ग्लोबल स्टेज पर बढ़े। क्योंकि यदि ओलंपिक होस्ट का यदि टैग मिल जाए कि यस हम भी ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर सकते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज हमें मिलेगा वर्ल्ड ऑर्डर में। लगा कि यस इंडिया भी कम नहीं है। और दूसरी बात है कि इंडिया ने जो बखूबी 107 जो मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, तो वो भी दिखाता है कि यस इंडिया स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, इसलिए स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकता है। अब मान लो कि एक ऐसा कंट्री है जो बिल्कुल मेडल नहीं जीत पा रहा है, एक मेडल मुश्किल से 2 मेडल जीत रहा है, और यदि वो कंट्री होस्ट करे तो अच्छी बात है क्या? नहीं। बट यदि कोई ऐसा कंट्री जो अच्छा खासा वो लिस्ट में है, चौथा हो, तीसरा हो, पांचवा हो, जो भी रैंक, हमारा रैंक कितना था? 4th में था इस बार, हम 4th रैंक में थे, तो 4th में तो टॉप ही होता है इफ़ आई एम करेक्ट। तो यदि हमारा 4 पायदान पे 4th स्थान में है और हम बोल रहे हैं कि हम होस्ट करेंगे, तो ये वैलिड ग्राउंड है बोलने के लिए। बात समझे ना? तो इंडिया ने करके दिखाया है। 107 गोल्ड मेडल, 107 मेडल हम लोग, गोल्ड मेडल नहीं, 107 हमने टोटल मेडल को जीता है एशियन गेम्स में। अब अभिनव बिंद्रा, याद है ना? अभिनव बिंद्रा जीके का क्वेश्चन हुआ करता था कभी, है ना? तो अभिनव बिंद्रा ने जो सबसे फर्स्ट जो ओलंपिक गोल्ड जीता था बीजिंग 2008 में, उसके बाद तो झड़ी लग गया इंडिया में। उसके बाद तो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए अलग अलग डिसिप्लिन में। हाँ, और ये भी जानते हो कि यस इस बार भी हमारा इच्छा है कि 2024 में जहाँ पेरिस में ओलंपिक होगा, पेरिस में होगा कि नहीं होगा, इसके पेरिस में है, तो वहाँ पे भी हम कम से कम डबल डिजिट में, हाँ कम से कम हम 20 या 30 कम से कम मेडल जीत के इस बार लाएँ। गोल्ड मेडल का बात कर रहा हूँ मैं, समझे ना? अच्छा खासा हम मेडल डबल डिजिट में लेकर अच्छा खासा हम मेडल जीत के लाएँ इस बार भी। क्योंकि देखो एक बार आप यदि 107 मेडल जीते हो, है ना, तो आपका स्टेचर बढ़ गया और हमेशा कोशिश करोगे कि और ज़्यादा हम बेहतर करें, ये तो होता ही है। हाँ, जहाँ तक सवाल है कि क्या ये नया अनुभव होगा हमारा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम पहले भी होस्ट कर चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। कब किए थे स्टूडेंट? 2010 में किए थे। उस समय जानते हो कि करप्शन का चार्जेस बहुत लगा था भारत पे, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया बाबू वो टूट गया। बताओ, पूरा पोल खुल गया था दिल्ली का, उस समय शीला दीक्षित का सरकार था, पूरा किरकिरी हुआ था, भारत का पूरा किरकिरी हुआ था। हाँ, मगर वो भारत दूसरा भारत था, अभी का भारत दूसरा है। अभी का भारत उभरता हुआ भारत है, अभी का भारत UPI वाला भारत है, अभी का भारत बड़ा रोड वाला भारत है, अभी का भारत बहुत सारे चीज़ में बहुत चेंजेस वाला भारत है। तो अब बदल गया, ये तो तुम खुद फील करोगे जब 10 साल पहले जो इंडिया था और अभी जो इंडिया, मैसिव चेंज है कि नहीं? बताओ तो मैसिव चेंज है। लोगों का अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो दूसरा विषय है, बट जो वातावरण इकोसिस्टम में बहुत चेंजेस हुआ है। ई-कॉमर्स साइट देखो, टेलीफोन का यूज़ देखो, इंटरनेट का यूज़ देखो। अब बताओ इंटरनेट, हाँ, जब दूसरे कंट्री में जाओगे तब तुमको समझ में आएगा कि भारत में कितना डेटा कंजम्पशन है। नेपाल जाओगे, जो नेबरिंग स्टेट है, नेपाल जाओगे, भूटान जाओगे, समझ में आ जाएगा भारत में कितना सस्ता इंटरनेट है, नेपाल में इंटरनेट कितना महंगा है। बहुत महंगा है स्टूडेंट, वी आर ब्लेस्ड। अभी भी नेपाल में वही चलता है, स्क्रैच करके ना पैसा भरने वाला कूपन, पहले भरते थे ना हम लोग, हाँ वही चलता है। वो तो अच्छा है कि इंडिया में इस लेवल पे कंपटीशन आया कि समीकरण ही चेंज कर दिया पूरा। अभी देखो 1 महीना का भरा लो, जितना बात करना है बात करो बैठ के, जितना गप लड़ाना है लड़ा। शुरू में तो खूब आनंद दिया था ये चीज़, शुरू में इतना आनंद दिया था कि 1 महीना आपके पास है, आप करते जाओ टॉक। और अब आदमी आदि हो गए हैं, तो वो आदमी अब फ्लाइट मोड में रखना शुरू कर दिए, दूसरा विषय। यहाँ पे देखो, तो इंडिया ने होस्ट किया 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स, सही बात है, बट उस समय बहुत मैसिव करप्शन का चार्जेस हम पे लगा, इसलिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को निकाल दिया गया था 14 मंथ के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक का उससे निकाल दिया गया था। हाँ, अब देखो ब्रिस्बेन को भी सेलेक्ट किया, ब्रिस्बेन सेलेक्ट हुआ था 2032 एडिशंस के लिए, कब? जुलाई 2021 में। एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द होस्ट सिटी फॉर 2000 विल बी टेक प्लेस। और 2036 में कौन करेगा, तो उसका रेटिफिकेशन अभी होना बाकी है। बात समझे ना स्टूडेंट? तो देखो जो कुछ साल बाद होने वाला होता है उसे पहले 10 साल पहले ही, 12 साल पहले ही तय हो जाते हैं कि कौन कंट्री होस्ट करेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगता है 10 साल, 12 साल, 15 साल लगता है ना? बिल्कुल समझ रहे हो ना? हाँ, बनाया था कितना बड़ा, कतार में जो कितना बड़ा था, वो लोग कितना दुनिया से आए, वहाँ पे दारू उरू बंद कर दिया था तो कितना बवाल हुआ था उस पर, है ना?
और वहाँ LGBT कम्युनिटी को लेकर, ट्रांसजेंडर को लेकर इशू हुआ था, है ना, होता है। क्योंकि लोग आएंगे तो हर जगह से ना उठ के आएंगे, है ना। LGBT कम्युनिटी तो बहुत ही प्रोमिनेंट है तुम्हारा यूरोपियन कंट्रीज सब में, लोग जाते हैं। ट्रांसजेंडर लोग नहीं जाएंगे क्या? बढ़िया जाएंगे। और कई इस बार तो पॉलिटिकल मुद्दा भी उठा दिया उसमें जाके। ओलंपिक में पहले भी मुद्दा उठाया गया, पता नहीं, एक बार हम लोग आईट्रेल्स में कवर किए थे। हिटलर का टाइम से ही बहुत सारा मुद्दा पॉलिटिकल, नाजी वाला वो सिंबल दिखा दिया था, नाजी वाला वो नमस्कार कर दिया था कुछ। तो अरे तुम खुद देखो ना, इस बार का जो क्रिकेट हो रहा है, अभी क्रिकेट, अभी पॉलिटिक्स हो रहा है क्रिकेट के अंदर। अफगानिस्तान जीता, जो मैन ऑफ द मैच मिला, उसने कहा कि जितने भी हमारे अफगानी भाई लोग जो पाकिस्तान से लौट के आ रहे हैं, पाकिस्तान में जो शरण नहीं मिला, उसको मैं डेडिकेट करता हूँ। मैं बोला अब फिर उधर देख लो, हमास को डेडिकेट कर दिया उधर विन। इंडिया जीता तो उसका प्राइम मिनिस्टर इंडिया वाला जीत कहा, बहुत अच्छा करेक्ट। तो देख रहे हो, यहाँ तक नहीं जाना चाहिए मामला। अब स्पोर्ट्स क्या है, पॉलिटिकल टूल की तरफ काम हो रहा है। इतना दूर तक जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर उसमें पॉलिटिक्स आ जाएगा। बस चूँकि खेल ऐसा चीज़ है कि लोग ज़्यादा देखता है, तो वहाँ पॉलिटिक्स करने पे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आबादी घना आबादी जुड़ा हुआ है उसमें। सीधा रिसेंट रीजन आप देखो, चलो ये तो चलो ठीक है। मैं तुम लोग को जान के हैरानी होगा कि चलो इंडिया तो बोल रहा है कि हम 2036 का करना चाहेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे सिटी है वर्ल्ड में, सिटी का बात कर रहा हूँ, कि जिसने रिजेक्ट कर दिया। शुरू में तो बिडिंग किया, फिर बाद में बोला कि नो हम हटना चाहते हैं, हम होस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत पैसा खर्च लगेगा। ये जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, वहाँ पे ध्यान दो। जो ऑस्ट्रेलियन स्टेट है विक्टोरिया ने कहा कि हम 2036 का कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत लगेगा। सिमिलरली कनाडा का जो प्रोविंस है एल्बर्टा, उसने भी कहा कि हम 2030 का बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 2030 का हम गेम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। क्यों? बहुत पैसा खर्च होता है। सही बात है ना, बहुत पैसा खर्च होता है। ग्लोबल स्टेचर बढ़ता है वो दूसरा विषय है, मैसिव इन्वेस्टमेंट होता है। अब मैं एक हिस्ट्री ही लेके आने वाला हूँ कि कितना कितना खर्च हो सकता है। देखो, अब तुम यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स का देख लो, इसमें देखो टोक्यो ओलंपिक्स का देखोगे ना तुम लोग, तो इस बार कितना बर्डन पड़ा है। टोक्यो ओलंपिक्स का मतलब क्या, जापान के ऊपर तो $15 बिलियन का लगा है, और जबकि जो एस्टिमेट किया गया था, जो सोचा गया था, उससे डबल लगा है। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो ना? तो इतना जापान का सरकार ने दिया होगा ना पैसा, ये पैसा तो कितना बर्बाद हो गया होगा, नंबर वन। दूसरा देखो कि इस बार देखो, इस दूसरा देखो, हाँ, गेम्स हो सिटीज आर, देखो जो भी गेम्स है अब वो सब आइडल हो गए। जैसे बेजिंग में हुआ ना, अभी गेम हुआ, उसका जो भी बेजिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना वो तो अभी एम्प्टी हो गया। जैसे बेजिंग का आइकॉनिक बर्ड्स नेस्ट बहुत फेमस है ये, और जो ग्राउंड है वो अभी एम्प्टी हो गया। वो क्या काम का? फिर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, गेम हम खिलवा दिए, और गेम खत्म हो गया, बात खत्म। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके क्या करेगा फिर? तो वो भी प्रॉब्लम है। देखो, और उसके लिए बताओ $30 मिलियन पैसा खर्च हुआ है। जैसे होस्ट सिटीज़ देखो, इसे आप जैसे देखो, लंदन हो गया, टोक्यो हो गया, पेरिस हो गया, सियोल हो गया, बेजिंग हो गया, इसका एक नेचुरल एडवांटेज भी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि इंडिया क्या है, तुम्हारा पर कैपिटा इनकम उतना अच्छा नहीं है इंडिया का। जबकि हम टोक्यो का देखेंगे, लंदन का देखेंगे, तो इसका पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। इसका इतना ज़्यादा अच्छा होने के बावजूद भी ये लोग पुल आउट कर देता है, या ये लोग घबराता है होस्ट करने से, या इतना मुखर नहीं है। तो भारत क्यों होस्ट करना चाहता है? सवाल ये है। समझ में आ रहा है तुमको? जबकि बेजिंग को, सियोल समझ रहे हो, साउथ कोरिया का जो कैपिटल है, टोक्यो, पेरिस, इसका पर कैपिटा इनकम भारत से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। और ये यदि होस्ट करता है तो इन लोग को एडवांटेज, क्योंकि इसका नेचुरल एडवांटेज भी है इस जगह का, पहले से ही बहुत बड़ा सिटी है ये, मैं फिर भी घबराता है। आगे तुम देखते जाओ ना, अभी तुमको पता चलेगा। 2004 में एथेंस का ओलंपिक्स हुआ, जानते हो? एथेंस मतलब ग्रीस में। अब पता चला तुम लोग को, 2004 का जो ओलंपिक हुआ उसके वजह से पूरा ग्रीस का स्थिति खराब हुआ। और कहा जाता है कि जो 2008 में जो क्राइसिस हुआ वो ग्रीस से ही स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये ओलंपिक से भी जुड़ा हुआ है। 2008 में क्राइसिस हुआ था ना ग्लोबल लेवल पे, 2008 में जो डेब्ट क्राइसिस हुआ था, ग्रीस को दिक्कत हुआ तो पूरा यूरोप को दिक्कत होगा, कि यूरोपियन ब्लॉक में ही आता है वो भी। तो समझ रहे हो ना, एक गेम को ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में एक पूरा ग्लोबल क्राइसिस आ गया। बात समझ रहे हो स्टूडेंट तुम लोग? दूसरा देखो, जैसे मॉन्ट्रियल देखो, आप बताओ 1976 में उसने मॉन्ट्रियल जानते हो कहाँ पे है? कनाडा, बिल्कुल।
कनाडा का एक जगह का नाम है, उसने 1976 में एक गेम करवाया था। उसके लिए बच्चे लोग कनाडा को लगभग 30 साल लगा उभरने में, इतना पैसा खर्च हो गया था। अब तुम देखते जाओ, 2016 में तुम्हारा ये ब्राज़ील ने करवाया था, ये रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स हुआ था, और उसका जो पेमेंट है बहुत ही ज़्यादा डिले पेमेंट हुआ, नर्सेस, टीचर्स और भी, जो इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो गया कि जो वहाँ का जो एम्प्लॉय है उसको पैसा नहीं मिला टाइम पे। तो क्राइसिस आया कि नहीं आया कंट्री में? हाँ, देख रहे हो ना, कनाडा में क्राइसिस आ चुका है, यहाँ पे तुम्हारा ब्राज़ील में आ चुका है। और जहाँ तक सवाल है भारत का, तो यहाँ बहुत अच्छे से क्रिटिक्स ने रखा है इस बात को, यदि भारत अपना ग्लोबल स्टेचर ही बनाना चाहता है तो दूसरा तरीका है ना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में खर्च करे, गति शक्ति में खर्च करे, बुलेट ट्रेन में खर्च करे, वंदे भारत प्रोजेक्ट में खर्च करे। ये खर्च करेगा अपने आप भारत का स्ट्रेचर बढ़ जाएगा ऊपर, समझे ना। यदि सच में ही भारत करना चाहता है और ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इंडिया वुड बी फार हायर, फास्टर और स्ट्रॉन्गर, और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिक्स का मानना है कि ओलंपिक नहीं करना चाहिए ऑर्गेनाइज, क्योंकि एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा बाकी कंट्री का। और जैसे कि एग्जांपल अभी देखो ऑस्ट्रेलिया और इसका, अभी जैसे एग्जांपल कनाडा का, दो अलग स्टेट बोला ना कि हम नहीं करने वाले, होस्ट करने वाले, और पहले का भी एक्सपीरियंस बुरा है, मगर डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस थिंग्स, चलो क्रिटिक्स का अपना मत है, वो सही है, वो जो भी मत है वो भी सही है, गलत नहीं है। बट यदि इंडिया ऑर्गेनाइज करता है तो इंडिया को तो फायदा होगा, ग्लोबल स्टेचर हमारा बढ़ेगा। ऐसे भी G20 का भी बात होता था, सब लोग तो यही, G20 में कम पैसा लगा है क्या? हमारा बहुत पैसा लगा, इतना ज़्यादा मीटिंग हुआ, अलग अलग स्टेट्स में मीटिंग हुआ, तो हमारा स्टेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमको अनुभव आया उस सभी चीज़ का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, आई एग्री, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, मगर भारत में स्पोर्ट्स वेल फ्लरिश है या बन रहे हैं। क्रिकेट तो वेल फ्लरिश है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लोग 1 लाख प्लस ऑडियंस बैठ जाते हैं। हो गया बिल्कुल, कुछ दिन पहले की ही बात है, कर दिए। 36 में अब क्रिकेट आएगा, हाँ 29 या 36 में से क्रिकेट आ जाएगा, लॉस एंजल्स से शुरू होगा, समझे ना। हाँ बिल्कुल, वो 29 ही होगा शायद। हाँ पढ़ाए थे तुम लोग को, डे टू डे करंट अफेयर्स में हम पढ़ाए हैं, कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे। ये समझ में आ गया ना, फर्स्ट 8 रूल्स कंप्लीट। सेकंड देखो, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। ये हिंदू पेपर में आया था 12 अक्टूबर को स्टूडेंट्स। तो यहाँ मामला समझते हैं। आखिर हम बात करें यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, आखिर यूनाइटेड कब बना यूनाइटेड नेशंस? सेकेंड वर्ल्ड वार के बना, और उससे पहले लीग ऑफ नेशन था, उसी को रीस्ट्रक्चर करके बना है। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बना था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, मगर फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, तो फिर लीग ऑफ नेशन को रीस्ट्रक्चर करके फिर तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस बना है, करेक्ट। मगर यूनाइटेड नेशंस बना, बट उसमें रिफॉर्म्स चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ तो? अभी भी 5 परमानेंट मेंबर है, UNSC का है कि नहीं बताओ तो, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल का। अब ये जितने भी 5 मेंबर्स हैं सब क्या है? विक्टर पावर है सेकेंड वर्ल्ड वार का, है ना, विक्टर पावर जो जीते थे सेकेंड वर्ल्ड वार जीते थे। उसमें कौन सा बताओ? UK है, US है, रसिया है, फ्रांस है एंड चाइना है। आज चाइना भी जानते हो एक ही चेंज हुआ है, यानी कि नोमेनक्लेचर ही चेंज हुआ है। परमानेंट मेंबर तो 5 ही रहे शुरू में भी, उसके बाद भी नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है। जैसे पहले USSR था तो उसको हटा के रसिया को रख दिया, क्योंकि बड़ा वाला हिस्सा तो USSR का रसिया ही है। मैं बोल रहा हूँ नोमेनक्लेचर कैसे चेंज हुआ। दूसरा बात है कि जो ताइवान था, ताइवान की जगह में चाइना को रख दिया। हाँ, पीपल्स ऑफ चाइना हो गया, वही ताइवान, और सिंपल समझो पहले ताइवान था तो इधर रख दिया, क्योंकि ताइवान डेमोक्रेटिक सेटअप था वहाँ पे, तो अभी का चाइना दे दिया, मेनलैंड चाइना को दे दिया, यही चेंज हुआ। बाकी 5 परमानेंट मेंबर तो 5 ही परमानेंट मेंबर है। जहाँ तक सवाल है नॉन परमानेंट मेंबर का, तो उस समय 6 था, उसको बढ़ा के 10 किया गया, उसमें 4 ही बढ़ाया गया। और इंडिया तो कब से मुखर है कि हमको भी परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, और इधर इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान भी आएगा कि जब इसको परमानेंट मिलना चाहिए तो हमको नॉन परमानेंट वाला मिलना चाहिए, और इंडिया ऑब्जेक्शन होगा ही। कौन तुमको लगता है US चाइना चाहेगा कि इंडिया को परमानेंट मेंबर मिल जाए? कभी नहीं चाहेगा, कभी नेवर। पॉलिटिक्स करेगा ही करेगा। आज जब चाइना को मिल रहा था, ताइवान से हट के चाइना को जब मिल रहा था, तो उस समय इंडिया ने सपोर्ट किया था कि मिलना चाहिए, बड़ा लैंड है। तो फिर सब भूल जाता है, देखते हो सब खुदगर्ज होते हैं लोग सब, और कंट्री भी।
कंट्री तो इतना जल्दी स्टैंड चेंज कर देगा। टर्की देखा क्या हुआ, ऑपरेशन तो चला दिए, है ना, उसके बाद उसका भाषण अलग ही चल रहा है। एर्डोगन क्या बोले उसके बारे में। देखो आगे देखो, देयर आर ओनली 51 कंट्रीज विथ यूनाइटेड नेशंस मेंबरशिप इन 1945। 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ तो उस समय कितने कंट्री जुड़े थे उससे? 51 कंट्री जुड़े हुए थे। तो 51 कंट्री जुड़े हैं, इसका मतलब क्या है? 22% मेंबर स्टेट्स उस समय जुड़े हुए थे। अभी देखो, अभी 193 मेंबर स्टेट्स। तो यहाँ पे समझो स्टूडेंट, अच्छे समझना है इस चीज़ को। देखो ये आपका जीएस पेपर 2 का है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर वो है, सिलेबस समझ लो, तुम लोग को अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए कितना बढ़िया दिया गया है सब समझ लो। जब यूनाइटेड नेशन बना 1945 में, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 11 मेंबर्स थे, 5 + 6, 5 मतलब परमानेंट मेंबर और 6 का मतलब नॉन परमानेंट मेंबर, दोनों को जोड़ोगे तो कितना 11 हो गया, समझ गए ना। और उस समय कितने मेंबरशिप थे कंट्रीज़ का? 51 कंट्रीज मेंबर थे। तो यदि तुम दूसरे रूप में देखो तो 22%, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी मेंबर स्टेट्स थे तो 22% यहाँ पे शामिल थे। अभी देखो, अभी का स्थिति देखो, 193 कंट्रीज मेंबर स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस का, और मात्र 15 मेंबर तुम्हारा काउंसिल में है, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर एज इट इज़ है, और जो 6 था 6 को बढ़ा के क्या कर दिए, उसमें 4 ऐड कर दिए और 10 बना दिए। तो टोटल कितना हुआ? 5 + 10 15 हुआ। तो नॉन परमानेंट मेंबर आपने कितना बढ़ाया? मुश्किल से 4 बढ़ाया। पहले 6 था, उसमें +4 किया, बट की मेंबरशिप देखो 193 हो गया। तो देखो गलत रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, ये बताओ तो स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रहा है तुम लोग कुछ भी? जब 51 कंट्रीज़ का जब समूह था तो उस समय टोटल मेंबर कितने थे? 5 + 6 थे, और अभी 193 कंट्रीज़ का ये समूह है तो 5 + 10 है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो रिफॉर्म्स तो आना ही चाहिए इसमें। अब यहाँ पे देख लो, हाँ, काउंसिल मीन्स फ्यूअर देन 18, बताओ इसका मतलब 5 मेंबर्स, इसका मतलब क्या? केवल 8% ही आबादी है, 8% ही तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक से समझ रहे हो ना। अब देखो, अब बस जो चेंज आया, मैंने कहा कि 1965 में जो ओरिजिनल जो चार्टर बना था तुम्हारा, उसमें थोड़ा संशोधन वही हुआ है कि 11 मेंबर से 15 मेंबर गया है, बस वही, और 4 मेंबर तुम्हारे ऐड हुए नॉन परमानेंट मेंबर्स में। पहले कितने? 6 थे तो 4 ऐड हुआ, सॉरी पहले 6 थे तो कितना हुआ ऐड हुआ? 4 ऐड हुआ है, उतना ही चेंजेस आया। और दूसरा तुम्हारा नोमेनक्लेचर में चेंज आया है, पहले यूएसएसआर था तो रसा आ गया, पहले ताइवान था तो चाइना आ गया, कोई बहुत बड़ा चेंजेस तो आया नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट, अब तुम खुद देखो, जान के हैरान हो जाओगे, यूरो, हाँ, रसिया को छोड़ के, क्योंकि रसिया जानते यूरोप का भी हिस्सा है, तो रसिया को साइड कर दो। यूरोप देखोगे तो मात्र 9% आबादी है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, ओनली 9%। अब बताओ, यदि सीट का बात करूं मैं तो देखो 33% सीट होल्ड करके रखा है, यानी पावर कितना होल्ड करके रखा है यूनाइटेड नेशंस में? ये 33% पावर को होल्ड करके रखा है। सीट को होल्ड करने का मतलब है पावर को होल्ड करके रखना। बात समझ रहे हो? तो ये रिफॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताओ। तो जब आंकड़ा 9% यदि आबादी वर्ल्ड पॉपुलेशन और 33% सीट्स को अपने अंदर कब्जा कर रखे तो कहाँ का इंसाफ है? आगे देखो स्टूडेंट, जापान एंड जर्मनी, देखो अब गजब बात, जब यूनाइटेड नेशन चार्टर, अब यूनाइटेड नेशन जो चार्टर बना होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बना है। आज सेकंड वर्ल्ड वॉर जानते हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? जापान और जर्मनी तुम्हारा लूजर पावर था, ये लूज हुआ नहीं, ये वार हार गया ये। तो अभी भी उस चार्टर में जापान और जर्मनी के बारे में एनिमी कंट्री ही लिखा गया है, अभी भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि यही ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में एनिमी कंट्री यही सब थे। क्योंकि स्टूडेंट क्यों अभी भी नोमेनक्लेचर जर्मनी और जापान का अभी भी एनिमी स्टेट्स है? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन चार्टर जो बनाया वो विक्टर पावर ने बनाया था, और जबकि जापान और जर्मनी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है ये यूनाइटेड नेशंस को संभालने के लिए, बहुत ज़्यादा ही बजट देता है अपना, ये भी गलत बात है ना। जब से बना है तब से भारत ने पीस कीपिंग फोर्स में कितना मदद किया है? हमारा टुकड़ी कहाँ नहीं है? अफ्रीका में है, दुनिया अलग अलग जगह पे है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हम भी लड़े थे कि नहीं लड़े थे बताओ तो, ब्रिटिश के बिहाफ में। तो उसके बाद भी क्या रवैया है यूनाइटेड नेशंस का? तो देखो वहाँ पे बुर्बक लोग थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। जापान और जर्मनी, हाँ, फॉर डिकेड्स बीन द सेकेंड एंड थर्ड, देखो यूनाइटेड नेशंस के बजट में देखो कितना ज़्यादा इसने सहयोग किया है। मैं यूनाइटेड नेशन चार्टर में देखोगे तो अभी भी इसको एनिमी स्टेट्स का लिखा गया है इसके बारे में। क्यों? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन जो चार्टर बनाए वो और के नहीं, जो विक्टर पावर थे उन्होंने बनाया था, नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात है कि इंडिया ऐसा स्टेट, इंडिया ऐसा कंट्री जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा भी बहुत बड़ा स्थान है, हम है कि नहीं बताओ तो? हम
5th रैंक में आते हैं। हाँ, जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी में। हाँ, और यदि पीपीपी टर्म की बात करें तो हम 3rd में आते हैं। पॉपुलेशन में नंबर 1 है हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस करने में, उसके बावजूद भी देखो हमको कहीं नहीं मिला है, बस नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिला है। और नॉन परमानेंट मेंबरशिप क्या होता है? वो 2-2 साल का रोटेशन होता है, 2 ईयर्स, 2 साल ये 2 साल ऐसे रोटेशन होता है 2 साल का। आगे देखो, यूनाइटेड नेशन चार्टर सेट द बार वेरी हाई फॉर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करना मुश्किल है। यदि यूनाइटेड नेशन चार्टर में तुम अमेंडमेंट चाहते हो, तुम चाहते हो कि परमानेंट मेंबरशिप में कुछ अमेंडमेंट हो, तो उसके लिए रास्ता बहुत ही कठिन है। कैसे? देखो 193, बढ़िया सुनते रहना, बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है। 193 मेंबर स्टेट्स। अब किसी की भी कंट्री को परमानेंट मेंबर बनना है, लेट से, अभी तक परमानेंट मेंबर कितने? 5 हैं। लेट से इंडिया को बनना है एग्जाम्पल, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी से अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल, फर्स्ट स्टेप क्या है? अप्रूवल। समझ गए? अप्रूवल मतलब क्या? इसका मतलब क्या? 2/3 का मतलब 129 स्टेट्स, 129 स्टेट्स को अप्रूव करना होगा। ठीक है, इंडिया को परमानेंट मेंबर देते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? प्रोवाइडेड कि ये जो अभी जो परमानेंट मेंबर है 5, इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, 5 को। तो बाबू जानता है ना, पॉलिटिक्स तो यहीं पे है वीटो पावर का, कि वीटो पावर लगा देगा। 5 में कोई भी एक आदमी वीटो पावर लगा दिया, एक कंट्री कोई भी वीटो पावर लगा दिया, बात ही गेम ही पलट गया वहाँ पे। ऐसे मान लो कि फ्रांस बोला कि ठीक है इंडिया को मिलना चाहिए, यूएस बोला ठीक है इंडिया को मिलना चाहिए, यूके बोला ठीक है इंडिया को मिलना चाहिए, रशिया भी बोला ठीक है इंडिया को मिलना चाहिए, और चाइना बोला नहीं मिलना चाहिए, बात ही खत्म हो गया वहीं पे। एक भी कंट्री वीटो पावर लगा दिया तो बात ही खत्म हो गया। तो पहला समझ गए 2/3 से अप्रूवल होना चाहिए। 2/3 अप्रूवल का मतलब 129 स्टेट्स को ओके बोलना है। ओके, अभी ओके बोलना है, अप्रूवल। प्रोवाइडेड जो परमानेंट मेंबर्स है उसकी तरफ से भी ओके हो। एंड 3rd क्या है? 3rd स्टेप ये है कि जिसने ओके बोला है उसको रेटिफिकेशन भी करना पड़ेगा अपने अपने पार्लियामेंट में, अपना जो भी व्यवस्था है उसका। 3 स्टेप है, बहुत ही क्यूमर्सम, बहुत खतरनाक प्रोसेस है ये, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। ऑल 193 स्टेट्स, 193 स्टेट्स में ना, जो नहीं समझ गया गधा कहीं का, 193 स्टेट्स, उसमें 2/3 कितना हुआ? 129 स्टेट्स। 129 ने अप्रूव किया, प्रोवाइडेड जो परमानेंट मेंबर्स उसने कहा भी ठीक है, हमारी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। 3rd स्टेप में क्या कि ये जो 129 स्टेट्स ने ओके कहा है तो उसको रेटिफाई करना पड़ेगा अपने पार्लियामेंट में, इन लोगों को करना पड़ेगा अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई। तो अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई करना मतलब कितना बड़ा बात है, बात समझ रहे हो ना? अपने पार्लियामेंट यानी कि अपना जो भी व्यवस्था है, गवर्नेंस व्यवस्था, वहाँ पे जाकर उसको पार्लियामेंट से लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम इंडिया को अलाउ करते हैं। तुमको लगता है कि 129 कंट्रीज एक कंट्री के लिए आएगा? क्योंकि वर्ल्ड पोलराइज है ना, यहाँ पे नहीं आएगा। टर्की मना कर देगा, पाकिस्तान मना कर देगा, हाँ, बगल का ही कंट्री तुमको नेपाल ही मना कर देगा। हाँ, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। देखा कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वही सब लिखा गया वहाँ पे, देखो। तो ये तो हो गया थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कि मेंबरशिप मिलने में कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, और कॉन्ट्राडिक्शन भी है। एक कंट्री का कॉन्ट्राडिक्शन दूसरे के साथ है। अब बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बता रहे हैं। देखो यहाँ पे इंडिया का जो क्रीडेंशियल है वो ऑब्वियसली है, हाँ, बट चाइना देखो, चाइना कभी नहीं चाहे कि एशिया में जो पावर हम इंजॉय कर रहे हैं, एशिया में वो अकेला ना है जी, क्योंकि रसा तो है, एशिया और यूरेशिया दोनों ही है उसका, यूरोप का भी है। पूरा एशिया में तो इंजॉय अकेला जो कर रहा है वो चाइना कर रहा है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वो अपना पावर को डाइल्यूट करे, अपने स्टेटस को डाइल्यूट करे, इसलिए तुरंत मना कर देगा चाइना। तो इसलिए बोले कन्फ्लिक्ट देखो, कॉन्ट्राडिक्शन देखो। तो इंडिया को मना करने वाला वहाँ पे है। पाकिस्तान देखो, जो कि हर समय राइवल पावर है, इंडिया को लेकर राइवल पावर है कि नहीं, उसको दौड़ाता है, वो अपोज कर देगा। वो नहीं चाहे कि इंडिया को कभी सीट मिले परमानेंट का। दूसरी बात है लैटिन अमेरिका देख लो। अब लैटिन अमेरिका में दिक्कत क्या है स्टूडेंट, कि ब्राज़ील देखो, जो इंडिया का पोजीशन एशिया में है, सेम पोजीशन तुम्हारा ब्राज़ील का वहाँ पे है। तो ब्राज़ील भी बोलेगा हमको भी मिलना चाहिए। हम ब्राज़ील को रोकने के लिए बाबू अर्जेंटीना और मैक्सिको वहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये दोनों कंट्री पहले से आरोप लगाते हैं कि ब्राज़ील तो खाली पोर्टुगीज़ बोलने वाला आदमी लोग सब है, ये तो इन्फीरियर आदमी है, जो रियल है वो तो हम हैं, हम हिस्पैनिक लैटिन अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग क्या है, ये फालतू का लोग सब है, बात समझे। ये ओरिजिनल अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये तो पोर्टुगीज़ बोलने वाला, ये तो यूरोपियन वाला लोग सब है, ओरिजिनल लोग हम हैं। तो देख रहे हो ना, वहाँ मना करने वाला अर्जेंटीना मैक्सिको पड़ा हुआ है, जैसे इंडिया को मना करने वाला चाइना है। तो सबका है, कॉन्ट्राडिक्शंस है सभी में। अब यहाँ पे देख लो,
ये समझ गए ना, ये वाला ऊपर वाला पार्ट हो गया। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट, यहाँ पे शायद नहीं लिखा गया है, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। अच्छा है, यहाँ पे है। थोड़ा सा G4 और UFC का भी देख लो। G4 बताए थे ना, G4 कंट्री मतलब इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। ये चाह रहा था कि इसको परमानेंट मेंबरशिप मिले, यही 4 कंट्री चाह रहा था ना। मैं इसका राइवल पावर तुम जान ही लिया, इंडिया का राइवल पावर चाइना, पाकिस्तान, समझ गए, ब्राज़ील का राइवल पावर अर्जेंटीना, मैक्सिको, और जर्मनी, बाबू जर्मनी जानते हो, जर्मनी का राइवल पावर अगल बगल बैठा हुआ है ना। और जापान जानते हो, जापान को तो चाहेगा ही नहीं, ना ही रसिया चाहेगा, ना ही तुम्हारा इधर चाहेगा, चाइना चाहेगा। तो ये प्रॉब्लम है। अब जब G4 कंट्री बना, तो इसको काउंटर करने के लिए फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। ये 1995 में बना था। इसमें सब G4 का सब राइवल पावर सब है। जैसे एग्जांपल देखो, इंडिया का राइवल पावर कौन है? पाकिस्तान है ना। जर्मनी का राइवल पावर तुम्हारा इटली है, अर्जेंटीना का ब्राज़ील है, जापान का साउथ कोरिया है। ठीक ठीक इसका राइवल पावर सब है इसमें। तो ये चाहता है कि नॉन परमानेंट सीट्स बढ़े। अब मगर G4 क्या चाहता है? परमानेंट सीट बढ़े। तो जब परमानेंट भी वो उसको दोगे तो उस समय तो ये कंट्री सब भी तो लगाएगा, और दूसरी आडंबर क्रिएट करेगा, उस समय ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। और दूसरी बात है कि अफ्रीका, देखो अफ्रीका एज अ होल भी चाहता है कि कम से कम 2 ऐसा राज्य जिसको परमानेंट मेंबरशिप मिले। अफ्रीका चाहता है, अफ्रीकन यूनियन चाहता है, 55 कंट्री का जो 54 और 55 कंट्री का जो समूह है, वो क्या चाहता है कि 2 परमानेंट मेंबर मिले। तो सबसे बड़ा सवाल है कि वो अफ्रीका में 2 परमानेंट मेंबर कौन बनेगा? क्या तुम नाइजीरिया को बनाना चाहते हो? नाइजीरिया तो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हाँ बिल्कुल, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मतलब पॉपुलेशन ही हुआ, ठीक है। क्या साउथ अफ्रीका को बनाना चाहोगे? सबसे बड़ा इकोनॉमी है अफ्रीका का। या क्या सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इजिप्ट, उसको बनाना चाहोगे? तो यहीं पे झगड़ जाएगा सब। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस। बात समझे ना, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो बोल तो दिया अफ्रीकन यूनियन की 2 हमको मेंबर चाहिए, और जब 2 मेंबर का बात होगा ये खुद झगड़ जाएगा अपने आप में। और इंडिया यहाँ जान रहा है राइवल पावर तुम्हारा G4 और तुम्हारा ये UFC का। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, और एक तो तुम्हारा प्रोसेस बहुत जटिल है कि नहीं है। 129 स्टेट्स को ओके बोलना पड़ेगा, अप्रूव करना होगा, प्रोवाइडेड परमानेंट मेंबर को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, और उसको फिर रेटिफिकेशन करना है अपने अपने स्टेट में, तो वहाँ वो प्रॉब्लम। और दूसरे बात, सेवरल कॉन्ट्राडिक्शन पहले से ही प्रेजेंट है कंट्री के बीच में। तो इसलिए बाबू रिफॉर्म्स लाना अभी दिल्ली दूर है। ये 12th का मतलब यही है कि अभी बहुत लॉन्ग ओवरड्यू है। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो, हाँ मेन तो यहाँ पे बात होगा ना। 388 देखो, बढ़िया समझना है बाबू। हाँ ये पूरा इन्वायरमेंट का टॉपिक इसमें कवर किया गया है। GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये हिंदू पेपर में आया था 25 जुलाई को। अब यहाँ पे समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा ना 2 मंथ पहले आया था। देखो ये एडिटोरियल्स भी बहुत पहले का है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ने पास कर दिया इसको। 2 महीना पहले की बात है, 2-3 मंथ्स पहले। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, जो हमारे पास पहले BD एक्ट था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2001, जानते हो कितना उसमें नोबल फीचर सब था? उसमें क्या था कि स्टूडेंट कि देखो 3 टायर स्ट्रक्चर, बढ़िया सुनना, एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ऊपर, नीचे तुम्हारा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और 3rd टायर भी है, जैसे पंचायती होता है 3rd टायर भी है, लोकल भी है। और उसका काम है, यानी कि पंचायत का काम है, रीजनल है बिल्कुल, हाँ स्टेट बोर्ड से नीचे। 3 टायर स्ट्रक्चर, सरकार का भी 3 टायर स्ट्रक्चर होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत, करेक्ट। तो इसका भी 3 टायर सिस्टम था। ये क्या चीज़ के लिए है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए था। क्या होता है बायोलॉजिकल ये डाइवर्सिटी? जितनी फ्लोरा और फौना है, प्लांट्स और एनिमल्स, सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अब देखो जैसे मैं पौधा का बात कर रहा हूँ, पौधा कितना इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में काम आता है ना। हल्दी देखो कितना काम आता है। अब हो क्या रहा था कि बायोपायरेसी हो रहा था। अब हमारे पूर्वज कोई चीज़ को जानते हैं, उस पेटेंट राइट्स हो गया, एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, वो क्लेम मिलना चाहिए, हमें क्लेम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे और ये नॉलेज हमारे पूर्वज ने हमें दिया और हम अपने बच्चे को दे रहे हैं। इस तरह जनरेशन टू जनरेशन वो शिफ्ट हो रहा है। 5 लाख कोई कंपनी उठ के आया अमेरिका से या यूरोप से, कहीं से उठ के आया और उसने चीज़ों को सीख लिया और जाके एक्सप्लॉइट करके ले लिया, और जो बड़ा बड़ा कंपनी बनाया, बड़ा बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्रिएट किया,
तो कुछ उससे शेयर नहीं कर रहा है, अनएथिकल प्रैक्टिस है कि नहीं? इसी को बोलते हैं बायो पायरेसी। क्या बोलते हैं? बायो पायरेसी कहते हैं कि आपने क्या किया, बायो का चोरी कर लिया, बायोलॉजी का चोरी कर लिया, यानी कि स्पीसीज का चोरी कर लिया, बिना पैसा दिए हुए है। कायदे से क्या होना चाहिए था, यदि हमसे नॉलेज ले रहे हो तुम, जो हम जानते हैं हमारे पूर्वज की वजह से, तो जो आप कमाई कर रहे हो उसको कुछ रॉयल्टी हमको भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ तो? रॉयल्टी मिलना चाहिए ना, वो मेरे वजह से हुआ आपका इंडस्ट्री इतना फ्लरिश। तो इसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था 2001 में, समझो, ठीक है? वर्ल्ड में 1997 में ही आ गया था। उसी को कॉन्सोनेंस में हम रेटिफाइड किए थे, अब वो हम कन्वेंशन साइन किए थे, तो हमारा रेटिफिकेशन हुआ था, और हम उस समय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2001 लेके आए हैं। इसमें मेन बात है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना और इक्विटेबल रिसोर्सेज शेयरिंग होना चाहिए। जो पैसा कमाई हो रहा है वो उसको भी मिलना चाहिए। अब हो क्या रहा था स्टूडेंट कि 2001 के बनने के बाद भी रिजल्ट सुखद नहीं रहा। कायदे से तो पैसा मिलना चाहिए था, किसको मिलना चाहिए था? लोकल पीपल को मिलना चाहिए था। अब उसके लिए प्रोविजन क्या था, समझो, पहले प्रोविजन समझोगे तभी समझ पाओगे। 3 टायर स्ट्रक्चर समझ गए, एक नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और नीचे जो लेवल है वो तुम्हारा लोकल लेवल का है। उसका काम है, वो पंचायत देखेगा, उसका काम है कि पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को मेंटेन करना। एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में जो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो क्या क्या तरकीब जानते हैं, बढ़िया सुनो, क्या क्या तरकीब जानते हैं वो सब वहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा, आपको हल्दी के बारे में पता है तो बताइए आपका नाम क्या हुआ, आपका आधार कार्ड क्या हुआ, सब लिखेगा वहाँ पे। और कोई भी यदि कंपनी या कोई भी संस्था यदि इंटरेस्टेड है उसका सामान को लेने में, तो ठीक है, सामान लो, दोनों के बीच में होगा आपका, और कुछ पैसा उसको दे दो, और कुछ स्टेट भी ले लेगा अपना, स्टेट भी तो लाइसेंस सब में लेता है अपना। तो ये था। अब बताओ, इतना बढ़िया पीपल रजिस्टर वाला ये कॉन्सेप्ट आया, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट आया। पूरा राज्य में देखो, पूरा कंट्री के राज्य में देखोगे तो मात्र केरल ही एक ऐसा स्टेट था जिसने पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को मेंटेन किया, और उसमें भी कुछ ना कुछ धांधलीबाजी था, वहाँ पे भी इरेगुलरिटी था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये साफ तुमको दिखता है कि ये आया 20 साल 22 साल पहले आया ये, उसके बाद भी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, मात्र एक राज्य केरल नहीं किया है। तो इसलिए सरकार को लगा कि इनफ इज इनफ, हो गया, बहुत चोरी हो चुका है, बायोपायरेसी ठीक से मिला ही नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पूरा दबा के लेके चला गया। और बार बार आयुष का जो प्रैक्टिशनर है उसे दबाव था सरकार को कि सर कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे लोकल पीपल हमको देता ही नहीं। और जानते हो कि ये मोदी गवर्नमेंट चाहती कि जो आयुष प्रैक्टिशनर है, जो हमारा पूरा ओल्ड वाला जो मेडिसिन सिस्टम है उसको प्रमोट करना चाहती है सरकार, अभी का सरकार आयुर्वेदा को प्रमोट करना चाहती है ना, बिल्कुल। तो इसलिए बोले कि ठीक है, जो प्रॉब्लम है ना वो क्लॉज को ही हटा देता है, ऐसे भी इफेक्टिव है ही नहीं वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2001 का, जो हम बायोपायरेसी को रोकना चाह रहे थे, जो हम उसमें सजा दिए थे, तो वो सजा तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा। इससे अच्छा हम उसमें चेंज कर देते हैं, तो अमेंडमेंट किया गया। और जो ये अमेंडमेंट किया जाएगा तो फायदा किसको पहुंचेगा? आयुष प्रैक्टिशनर को, कि वो उस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है बिना पैसा दिए हुए। तो फिर यहाँ पे क्रिटिक्स आएंगे, फिर यहाँ बोलेंगे तो गलत बात है, पहले वहाँ पे पनिशमेंट था जेल सबका, वो पनिशमेंट भी आप खत्म कर दिए, पनिशमेंट की जगह पे आपने पेनल्टी लगा दिया। और इसका जेनेसिस स्टार्ट कहाँ हुआ? ये बाबा रामदेव का एपिसोड से स्टार्ट हुआ है। तो कई क्रिटिक्स ये कहते हैं कि बाबा रामदेव को फायदा पहुंच रहा है, इसलिए बाबा रामदेव को फायदा पहुंचेगा इससे, इसलिए अमेंडमेंट किया गया। ये भी आरोप है प्रेजेंट सरकार के ऊपर। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को काफी कुछ। देखो यहाँ पे देखो, तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 जो पास हुआ है, इससे क्या हुआ कि जो आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर है और जो पीपल जो एक्सपर्ट लगे हुए हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज को कोडिफाइड करे, कि एक नॉलेज इधर से भी ले ले, एक नॉलेज इधर से भी ले ले, जो कोडिफाई करता है ना, कोडिफाई मतलब जो एक लिस्ट जो तैयार करेगा, उसके लिए ना, उसको लिए पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि ये पैसा नहीं देगा। हाँ समझ गए ना, उसको पूरा वो कर दिया गया, among others from giving prior intimation to state biodiversity board to assess biological resource for certain purpose। यानी कि उसको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आराम से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को क्या कर सकता है? एसेस कर सकता है। वो सब्स और हर्ब्स को आराम से वो उसके ऊपर अध्ययन कर सकता है, वो ले सकता है। इसका मतलब जो पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर उसका उल्लंघन हो जाएगा, यही नहीं हुआ इसका मतलब? वो पूरा उल्लंघन हो जाएगा। दूसरा देखो, इस बिल में क्या लिखा गया था, उसमें बहुत सारे जो पहले का जो आया था स्टूडेंट 2001 में बताए थे ना, एक्ट में बहुत सारा पनिशमेंट था, उस पनिशमेंट को भी इसने पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया। उसमें 5 साल 10 साल का कारावास था, 5 साल का कारावास था उसमें, कि यदि कोई भी बायोपायरेसी से पकड़ा गया
और उसने यदि फाइन नहीं दिया, सॉरी उसने यदि गलत काम किया है तो उसको 5 साल का कारावास हो सकता है। तो इस बार इस बिल ने क्या बोला, एक तो रेंज ऑफ ऑफेंस को क्या किया, इसने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि आप क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात है कि मॉनेटरी पेनल्टी से उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया कि पनिशमेंट 5 साल का पनिशमेंट नहीं होगा, पैसा दो, फाइन दो, बात खत्म। हाँ, कोशिश यही है सरकार की तरफ से कि जो कंप्लाइंस बर्डन था उसको ईज कर दे, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, और जो पेटेंट राइट्स एप्लीकेशन है वो ज़्यादा सिंपल हो। पहले पेटेंट राइट एप्लीकेशन भी लंबा लंबा समय तक पड़ा रहता था, तो सरकार का काम, सरकार कोशिश करे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो जाए, सिंपल, समझे ना, ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है बहुत आसान हो जाए, इसलिए सरकार इस तरह कर रही है। अमेंडमेंट में देखो यही है कि आप आखिर अमेंडमेंट किया क्यों गया ये, तो अमेंडमेंट इसलिए किया गया कि जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर, वही आयुष सब या फिर सीड सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री रिसर्च, उसका दबाव था सरकार को कि देखिए वो 2001 एक्ट की वजह से हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारा पेटेंट्स एप्लीकेशन अभी तक अटका हुआ है, स्टेट है कि मानता ही नहीं है। तो बोला ठीक है यार, ऐसे भी वो इफेक्टिव है ही नहीं है, उसमें थोड़ा जान भर देते हैं, और जो जो क्लाउज है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रहा है वो हम हटा देते हैं। देखो सरकार के दृष्टिकोण से देखोगे तो बहुत सही है, क्योंकि यदि सरकार आयुष वाला अपना मेडिसिन, हमारा जो ओल्ड मेडिसिन सिस्टम है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो गलत क्या है इसमें, बात समझ में आ रहा है ना। हेमोपैथी यदि तुम बढ़ाना चाहते हो, आयुर्वेदा तुम बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए अच्छा चीज़ नहीं है। तो भारत सरकार के दृष्टिकोण से देखो तो बहुत अच्छा है, मगर कुछ लूफॉल से हो सकता है उसका निगेटिव यूज़ कर ले ये सब आयुष प्रैक्टिशनर सब। और जो ये जो शब्द दिया गया है कि पर्सन जो कोडिफाइड करेगा ट्रेडिशनल नॉलेज को, ये कौन पर्सन होता है, पहले तो उसको डिफाइन करो। कोई भी आदमी आ जाए कलम लेके बोलेगा कि हम कोडिफाइड करने वाले आदमी हैं, और व्हाट एवर द कोडिफाइड नॉलेज का मतलब क्या होता है, कौन सा नॉलेज कोडिफाई करना चाहते हैं, कौन सा स्पीसीज को करना चाहते थे, इसका भी तो पूरा समझ होना चाहिए। ये भी तो बिल में बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए। क्रिटिक्स ये भी बोल रहे थे कि खाली झूठ मूठ का कोई आदमी आ जाएगा प्रैक्टिशनर से बोलेगा हम कोडिफाइड करना चाहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज को, तब तो कोडिफाई करने के चक्कर में तो बायोपायरेसी करना शुरू कर दोगे फिर। बात समझ में आ रहा है ना, कंडीशन ये है। देखो वही सब चीज़ लिखा गया वहाँ पे, देखो CSC एनालिसिस सेड दैट द 2002 एक्ट कुड नॉट सर्व इट्स पर्पस। मैंने बोला ना स्टूडेंट ये बात कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट का मानना है कि जो बना था 2001 में, 2002 में जो एक्ट बना था वो कोई काम का नहीं है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि उसमें जो फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग का बात था, ये था ना ये क्लॉज, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FEBS इसको बोलते हैं, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, जो मिलना चाहिए था, जो पहुंचना चाहिए था फार्मर्स को, लोकल पीपल को, वो नहीं पहुंच पाया। आखिर ये लाए थे इसलिए लाए थे ताकि लोकल लोग जो जानते हैं, जिसके पास ज्ञान है, जो जनरेशन टू जनरेशन जिसको प्राप्त हो रहा है, उसको पैसा मिल सके, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे हम। ये हमारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था कि ग्लोबल लेवल पे ये कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। नगोया प्रोटोकॉल में ये इंडिया से लिया गया है, तुम लोगों को पता है ये चीज, नगोया प्रोटोकॉल हुआ था इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो उसमें भारत से सीखा है वर्ल्ड का, मगर भारत खुद इंप्लीमेंट नहीं कर पाया उस चीज को ठीक से। तो अमेंडमेंट इसलिए किया गया ताकि एक्ट ठीक से काम कर सके, ऐसा मिनिस्टर का मानना है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर का मानना है। देखो उसने कहा है कि हम जो डिक्रिमिनलाइज किए बहुत सारे एक्टिविटी को, हम इसलिए किए हैं ताकि जो आयुर्वेदा हमारा जो प्रैक्टिशनर वो अच्छे से काम कर सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छे से हो सके, ठीक है। क्योंकि ये 20 साल में ये एक्ट जब से आया है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो ये हमारा दायित्व है कि हम उसको प्रॉब्लम को हम हल करें, उसको एड्रेस करें, इसलिए हम ये अमेंडमेंट लाए हैं। हाँ, मैं जब ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पहुंचा था तो उसका, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जानते हो ना, पार्लियामेंट का जो बनता है, तो उसका एक मेंबर ने कहा था कि आप जो ये एग्जम्पशन जो दिए हैं, जो आप छूट दिए हैं पीपल जो कोडिफाइड करेगा ट्रेडिशनल नॉलेज को और आयुष प्रैक्टिशनर को जो इतना छूट दिए हैं, हो सकता है ये एब्यूज़ कर दें, इस छूट को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। बस बात सही है, क्रिटिक्स का भी तो यही मानना है कि पीपल विथ कोडिफाइड, इसका मतलब क्या है, कोडिफाइड नॉलेज का मतलब, ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब क्या है, लोग तो सवाल उठा ही रहे हैं। आगे देखो, जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट कि ये जो फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, जिसको FEBS, देखो जान है, ये आत्मा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का आत्मा जो है यही कॉन्सेप्ट है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जो भारत ने 2002 में लाया था वो अपने टाइम से बहुत आगे का चीज़ था, उस समय तो इतना बना भी नहीं था, और वो सब चीज़ सबसे मेन चीज़ था वो। हाँ, इतना मेन चीज़ था स्टूडेंट कि आने वाले समय में नगोया प्रोटोकॉल में भी ये चीज़ को यूज़ किया गया है।
नीचे देखोगे, सबसे नीचे देखोगे तो उसमें लिखा गया है कि नगोया प्रोटोकॉल ऑन एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग वो भारत के वहाँ से लिया गया है। तो देखो भारत ने इतना, अब इसमें मेन बात क्या है कि ये जो BDA 2002 के हिसाब से वही बोला गया था, इसमें प्रोविजंस है कि जिसके पास नॉलेज, लोकल पीपल पास नॉलेज रहेगा ना, तो उसको भी फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग मिलने चाहिए। यदि कोई सब्स और हर्ब्स लोकल पीपल का यूज़ कर रहा है और बहुत बड़ा इंडस्ट्री क्रिएट कर दिया, तो उसको भी रॉयल्टी मिलना चाहिए, इसलिए आया था, समझे। आगे देखो जेनेसिस कहाँ से है, तो लोग तो बोल रहे हैं कि ये अमेंडमेंट करने का रीज़न कुछ और है, सरकार एक्चुअली बाबा रामदेव को बचाना चाहती है। तो बाबा रामदेव पे क्या आरोप लगा है, पहले तो वो समझना पड़ेगा तुम लोग को। तो यहाँ पे देखो, ये जो जेनेसिस है इस डेवलपमेंट का, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये कि 2021 में क्यों इस तरह का अमेंडमेंट करना पड़ा, इसका सबसे मेन बात ये है कि रिट पिटिशन फाइल किया 2016 में, हाँ, योगा टीचर रामकृष्ण यादव, इसका ओरिजिनल नेम, बाबा रामदेव का नाम ओरिजिनल नेम ये है, रामकृष्ण यादव है, ठीक है, यादव जी है ये, ठीक है। अखिलेश यादव को बहुत सपोर्ट करते हैं ना ये करते हैं, अरे मुलायम सिंह के साथ घूमते थे। यहाँ पे सुनो, तो रामकृष्ण यादव जिसको हम लोग आज के दिन में बाबा रामदेव कहते हैं, ठीक है ना, ये कल हम देख रहे थे, वो मज़ा आ गया इसका ओरिजिनल नेम जान के, हम कल ही जाने इनका ओरिजिनल नेम। तो योगा टीचर ने एक पिटिशन फाइल किया था। अब इसने क्यों पिटिशन फाइल किया था कोर्ट में, क्योंकि देखो जानते हो ना, पतंजलि का ये फाउंडर है, एक और इसके साथ में काम करता है, ठीक है ना, तो उसको हटा दोगे। अब समझो, अब हटा दो ना, मेन बात रामदेव के ऊपर है, अब फिर उधर चल जाएगा, जो विषय नहीं है उस विषय में घुस जाएगा ये लोग। मामला समझो, अब कोर्ट में इसलिए ये गया है, इसको कोर्ट खींचा नहीं, ये गया है पिटिशन फाइल करने के लिए, क्योंकि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, याद है ना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड तुम्हारा लोकल वाला बोर्ड है। तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने कहा कि बाबू इतना जो पैसा कमाया है, तुम सब सर हब से पैसा नहीं देगा क्या हमको तुम, तो ये जाके पिटिशन फाइल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसने चैलेंज किया कि जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो मांग रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड वही मांग रहा था कि हमको भी इक्विटेबल शेयरिंग चाहिए, तुम जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो यूज़ किए हो। इसलिए इसका जो कंपनी है दिव्या फार्मेसी, समझे, दिव्या फार्मेसी इसका कंपनी का नाम है, तो इसका डिस्प्यूट हो गया बहुत सारे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के साथ, ठीक है, और क्योंकि इसने बेनिफिट्स शेयरिंग किया ही नहीं। और बाकी कंपनी का भी देखोगे स्टूडेंट, बाकी कंपनी का बता रहे हैं, नंबर ऑफ अदर कंपनी, तो वो भी यदि बेनिफिट शेयर किया है तो 0.1 से लेकर 0.5% ही जो सेल हुआ है उसका बेनिफिट शेयर किया है, ज़्यादा नहीं किया है। तो इसके ऊपर भी था कि बाबू तुम भी पैसा दो हमको, मैं ये बोला हम तुमको नहीं देंगे, ऐसा कहाँ लिखा गया कि हम स्टेट बोर्ड को देंगे। तो मामला उठा और गया तुम्हारा हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में। तो रिट पिटिशन फाइल्ड बाय दिव्या फार्मेसी अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि उस समय देख रहे हो NSBC, क्योंकि अब देखो स्टेट पे गया तो बात तो यूनियन पे भी जाएगा, तो इसने केस फाइल किया, कौन, बाबा रामदेव, दिव्या फार्मेसी में तो बाबा रामदेव, ठीक है। एंड इन द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड वाज डिसमिस्ड इन 2018 मेकिंग इनकम्बेंट ऑन इंडियन कंपनीज टू, बोला कि नो तुम गलत हो, यू हैव टू पे मनी, आपको मनी पे करना होगा। बट उसके लिए किस तरह का वर्डिक्ट आया, पहले वर्डिक्ट को समझो। वर्डिक्ट देखो, वर्डिक्ट बहुत ही चौंकाने वाला वर्डिक्ट आया है। फर्स्ट तो ये बोला गया स्टूडेंट कि दिव्या फार्मेसी जो है वो एंटिटी नहीं है जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के अंदर आए, उसको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए ये FEBS नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को नहीं देगा, नंबर 1। जो बोले थे ना नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, वही है अथॉरिटी, ऊपर सेंट्रल लेवल पे नहीं देगा पैसा ये, क्योंकि उस कैटेगरी में नहीं आता है दिव्या फार्मेसी, नंबर 1 कोर्ट ने बोला, उत्तराखंड कोर्ट ने। मत दूसरा बोला कि यदि दूसरा क्लॉज को देखा जाए तो बिल्कुल आपको बेनिफिट शेयर करना होगा। फर्स्ट क्लॉज से क्या बोला कि आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के साथ आपको बेनिफिट शेयर करने की जरूरत नहीं है, बट आपको स्टेट के साथ आपको करना पड़ेगा, हो गया बात खत्म। तो हाउएवर इट साइडेड अदर प्रोविजन, और भी प्रोविजन है BDA का, उसके हिसाब से बोला कि कंपनी को बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा। इसने सेक्शन 7 का हवाला देते हुए उत्तराखंड ने, उसने बोला कि नो पर्सन हुज, वही बोला कि जो रजिस्टर हुआ है इंडिया में, यदि वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस यदि एक्सप्लॉइट कर रहा है कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए, तो उसके लिए उसको SBB, तुम्हारा जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, उसके साथ प्रायर परमिशन लेना होगा और उसको फीस देना होगा, तो इसलिए आपको देना होगा। बात समझे, आखिर बात तो वही पड़ा। तो अब कई लोग का मानना है कि चूंकि ये फंस गया केस, इसलिए इधर से मोदी जी अमेंडमेंट कर दिए,
ताकि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को इसको नहीं देना पड़े। समझ गए? इसका मतलब देखो दूसरे शब्द में कहा जाए तो उत्तराखंड का क्या है जजमेंट कि जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है हैड द राइट टू इम्पोज फीस ऑन कंपनीज। समझ गए ना? उसको पूरा अधिकार है। इसलिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैज पावर टू फ्रेम। नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसका काम है रूल्स और रेगुलेशंस बनाना कि कितना मॉनेटरी कंपनसेशन मिले, उसको क्या क्या मिले तुम्हारा स्टेट बोर्ड सबके लिए, और कोई उल्लंघन करता है तो उस समय क्या होना चाहिए, वो काम है ऊपर वाला बॉडी नेशनल बॉडी का बनाना। तो देखो यानी कि दिव्या फार्मेसी केस हार गया, कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, बात समझे? ये हुआ। तो व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ उत्तराखंड, ये सेम चीज हुआ, सेम ही चीज आ गया। तो नीचे देखो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस मेड टू द ओरिजिनल 2002 एक्ट थ्रू अमेंडमेंट। तो मैं बता चुका हूँ ये तुम लोग को क्या क्या चेंजेस लाया गया। तो चेंजेस यही लाया गया, देखो पहले क्या था कि 5 साल के लिए आपको कारावास हो सकता है या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। इस बार क्या बोल दिया गया, तो फाइन होगा केवल, हाँ पेनल्टी होगा आपको, और बहुत सारे जो ऑफेंस है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, पेनल्टी से उसको पूरा कर दिया गया। अमेंडमेंट में यही है कि जो भी कोई भी यूजर यदि कोडिफाइड करता है ट्रेडिशनल नॉलेज को या आयुष प्रैक्टिशनर यदि कोई भी चीज़ को चाहता है तो वो लोकल कम्युनिटी से वो बेनिफिट शेयर करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो सबसे नोबल जो फीचर था वो खत्म कर दिया, तो वही खत्म कर, वही तो बोल रहे हैं, जो मूल आत्मा था इस एक्ट का वही खत्म कर दिया सरकार ने। बात समझ रहे हो ना? अब ये चीज़ तो बहुत बड़ा है ना। अब आयुष प्रैक्टिशनर के नाम पे यदि मान लो कि पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का उल्लंघन होगा तो अच्छी बात तो नहीं है। लोकल पीपल का जो समझ है उसको एक्सप्लॉइट करता है, अच्छी बात तो नहीं है। तो वो सबसे बड़ा कंटेंशन यही तो है स्टूडेंट। इसने बोला कि अच्छा बायो सर्वे एक्टिविटीज़ होगा तो उस समय भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एनी बेनिफिट शेयरिंग विल बी बेस्ड ऑन द, जो भी बेनिफिट्स यदि शेयर भी करना होगा तो उसमें तुम्हारा यूजर और लोकल मैनेजमेंट कमेटी का रिप्रेजेंटेशन होगा, और उसको रिप्रेजेंट किसके बिहाफ में करेगा, वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये भी ऊपर से आ जाएगा नीचे, ये बचा लेगा उसको। और दूसरी बात है स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या था कि आपको परमिशन लेना पड़ता था नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से, कोई भी आपको पेटेंट फाइल करना है तो। अब परमिशन आपको प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वही अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड ओनली बिफोर द ग्रांट, यानी कि पेटेंट्स मिलने से पहले, अप्लाई करने से पहले नहीं लगेगा आपको परमिशन। पहले क्या था कि कोई पेटेंट को अप्लाई भी करना है तो आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता था, वो क्लॉज खत्म कर दिया गया। हाँ पेटेंट मिलने से पहले तो लगेगा आपको। देखो पेटेंट अप्लाई करना और पेटेंट मिलना दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर है ना स्टूडेंट। आज हम अप्लाई करेंगे तो बहुत प्रोसेस होकर तब हमको मिलेगा। तो अप्लाई करने में आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, पहले था ये चीज़। चलो इसमें तो कर दिया, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारा कंपनी बोल ही रहा है कि सर यहीं पे अटक जाता है मेरा पेटेंट सब, तो उस चीज़ के लिए तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द सेवरल अनआंसर्ड क्वेश्चंस एज पर द किटिक्स बोल रहे कि देखो मेनी चीज़ गायब कर दिया। हाँ बिल में ये नहीं बताया गया कि ये कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, वही बात खत्म हो गया। तो इसके नाम पे तो बाबू पूरा लॉ को एब्यूज़ करना शुरू कर देगा ये लोग। दूसरी बात है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर 2002 एक्ट में बताया गया था, जिसमें बोला गया था बहुत सारा चीज़ होना चाहिए। ये इसलिए किया गया था ताकि बेनिफिट शेयरिंग प्रोविजन हो। मैं यही चीज़ लगभग आप खत्म कर दिए। ये अलग बात है कि 2002 के बाद वो उतना अच्छे से इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है। इसका दोष जाता है राज्य को, इसका दोष पूरा राज्य को जाता है। राज्य को ने बोला गया था, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को बोला गया था कि नीचे लोकल लेवल पे तुम करो, और यदि कोई स्टेट नहीं किया तो बाबू स्टेट का गलती है। तो इसलिए सरकार भी बोले कि स्टेट किया ही तो हम क्या करेंगे, और हम यदि हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमको ऊपर से तो कदम लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो फेलियर है उसको, मगर फेलियर को ऐसे थोड़ी सक्सेस किया जाता है, थोड़ा सा इधर लूप होल्स हो गया, ये बहुत बड़ा गैप हो गया, उस गैप को भरना पड़ेगा सरकार को। और दूसरी बात देखो लास्ट में देखो यहाँ पे जैसे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, हाँ लाइफ हो गया, इसने कहा है कि ये जो आयुष को इस तरह का जो छूट मिला है, इससे हो सकता है कि खुद बायोपायरेसी अब नए लेवल पे क्रिएट हो जाए। आखिर बायोपायरेसी को बचाने के लिए ही ये सब चीज़ किए थे, तो दूसरे तरीके से फिर बायोपायरेसी को फिर वो किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, तो ये मानना है। होप सो समझ में आ गया होगा। ये बहुत बड़ा था एडिटोरियल्स, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। आगे देखो छोटा एडिटोरियल्स 389 GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, effects in everyday life achievements of Indians in science and technology, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये हिंदू पेपर में आया था 14 अक्टूबर को। तो मामला समझो ये है क्या। देखो इजिप्ट में कर दिखाया ना, इजिप्ट ने हेपेटाइटिस सी को ख़त्म कर दिया,
समझे, पूरा ख़त्म कर दिया। अब तुम लोग बताए थे ना हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। हेपेटाइटिस ए और ई सिमिलर रहता है, ठीक है ना, बी और सी भी सिमिलर होता है, सॉरी बी और डी भी सिमिलर होता है, और सी के लिए कोई वैक्सीन ही नहीं बना है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन में पहले भी दे चुका हूँ, हालांकि लास्ट में पढ़ोगे, लास्ट में भी दिया गया बहुत अच्छे से। तो देखो इजिप्ट ने करके दिखाया है ह्यूज सक्सेस। हेपेटाइटिस सी को लगभग उसने एलिमिनेट ही कर दिया, समझे ना। अब देखो ये बात समझना होगा, देखो पूरा ख़त्म करना, इराडिकेट और एलिमिनेट में अंतर होता है स्टूडेंट। इराडिकेट का मतलब होता है कंप्लीट रिमूवल, खत्म, और एलिमिनेट का मतलब कि बहुत कम है, इतना कम है कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बात समझे। तो पहले देखो इसने क्या किया है, इराडिकेट ने किया, एलिमिनेट किया है। ऐसा नहीं केस नहीं है यहाँ पे, मैं बहुत कम केस है। तो देखो इजिप्ट में वो कर दिखाया, हेपेटाइटिस सी खत्म कर दिया है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एपिडेमिक हुआ करता था स्टूडेंट, हाँ, इसकी वजह से बहुत पैसा खर्च होता था इजिप्ट का, क्योंकि इसलिए इजिप्ट देखो पहला कंट्री जिसको गोल्डन टायर स्टेटस मिला है, तो इसने एलिमिनेट किया हेपेटाइटिस सी को। तो गोल्डन टायर जो स्टेटस मिला है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सभी क्राइटेरिया को फॉलो किया है। क्या क्राइटेरिया देखो, आखिर ये जो हेपेटाइटिस सी जो है, बढ़िया सुनना, हेपेटाइटिस जो सी है और हेपेटाइटिस डी और ई, सी डी ई, ये सब का जो तरीका है सेम ही रहता है। ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं ना, यदि कोई अफेक्टेड आदमी है और उसका ब्लड यदि किसी दूसरे आदमी में चला गया तो वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। तो कैसे, सिरिंज से होता है। अजानते कोई ड्रग्स लेने वाला आदमी लोग बहुत सिरिंज यूज़ करता है, और सेम सिरिंज को बार बार यूज़ करे तो हेपेटाइटिस सी होने का चांस है। तो इजिप्ट ने कैसे इस चीज़ को सुरक्षित किया, देखो 100% ब्लड एंड इंजेक्शन सेफ्टी, पहले इस पर काम किया है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन वहाँ पर नहीं होगा, पूरा इंजेक्शन सेफ्टी है, नंबर 1। दूसरी बात है कि मिनिमम 150 नीडल्स है या सिरिंजेस पर ईयर पर पीपल, जो ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं अपने शरीर में। हाँ, लेना पड़ता है ना ड्रग्स को मेडिसिन पर्पज से, समझे ना। तो पर पर्सन के लिए 150 सिरिंजेस है, बड़ी बात है, ठीक है ना। लगभग 80% पीपल जो क्रोनिक तुम्हारा हेपेटाइटिस सी वायरस से ग्रसित थे उसको डायग्नोसिस हुआ। लगभग 70% जो इंडिविजुअल डायग्नोसिस थे ये हेपेटाइटिस सी से, उसका भी ट्रीटमेंट हुआ, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हुआ। इसका मतलब ह्यूज लेवल पे जो लोग पीड़ित थे सबका डायग्नोसिस बहुत अच्छे से हुआ, सबका ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ है। बात समझे, इसलिए इजिप्ट ने ये कर दिखाया। हाँ देखो इजिप्ट का देखो तुम्हारा कैसे घटा है इजिप्ट, कि पहले देखो हेपेटाइटिस सी से कितने लोग ग्रसित थे 2016 में, 10% लोग ग्रसित थे। 18 में मात्र 2 साल में ये 5% आबादी हुआ। देखो इस बार 2019 में 1% हुआ। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सक्सेसफुल है। 1% मतलब बहुत कम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने क्या कर दिया, बच्चे लोग एलिमिनेट कर दिया, इराडिकेट नहीं एलिमिनेट कर दिया, बहुत कम है। सिमिलर स्टोरी हम देख सकते हैं बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से, थाईलैंड से भी हेपेटाइटिस बी को लेके। ये कंट्री ने भी करके दिखाया है। देखो 2019 में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, है ना, फर्स्ट 4 कंट्री बना दुनिया का जिसने पूरा हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल कर दिया। गजब ना। हाँ, अब बताओ जो वहाँ पे ये डिजीज है मात्र 1% से भी कम है, तो एलिमिनेट किया कि नहीं किया, 1% से भी कम है। स्पेशली वही जो बच्चा लोग जो 5 साल से नीचे वाला जो एज का होता है उसमें 1% से भी कम है, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा है। और हेपेटाइटिस बी तो जानते ही हो, हेपेटाइटिस बी क्यों, माता से होता है बच्चे को, इसलिए 24 घंटे के अंदर ही टीका दिया जाता है ना, वैक्सीन दिया जाता है। तो ये हुआ, हेपेटाइटिस बी इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ एंड डिलीवरी। तो व्हाट अबाउट इंडिया, इंडिया देखो, इंडिया का स्थिति देखो। इंडिया में अभी भी 1 मिलियन पीपल जो है वो क्रोनिकली अफेक्टेड है पर ईयर, एवरी ईयर। बताओ कितना बड़ा संख्या है, 10 लाख आदमी भारत में तुम्हारा एवरी ईयर इन्फेक्टेड है तुम्हारा हेपेटाइटिस बी से। हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो लगभग 4 करोड़ पीपल इंडिया में हेपेटाइटिस बी से है। तो वो तो पर ईयर का बताया गया है कि जो बच्चे लोग ग्रसित होते हैं। हमारे इंडिया में देख रहे हो ना, लगभग 4 करोड़ ऐसा पीपल लोग हैं जो इन्फेक्टेड थे, बड़ा संख्या है ये। हेपेटाइटिस बी के वजह से लोग, बहुत सारे लोग प्री मैच्योर में मर रहे हैं। आखिर हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस में लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड बहुत तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो अल्कोहलिक है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, और एक वायरस से। और जो ABCDE का बात करिए, वायरस, आपका वायरस अटैक की वजह से भी आपका हेपेटाइटिस हो सकता है। तो वही A कैटेगरी है, B कैटेगरी है, C कैटेगरी है, D कैटेगरी, E कैटेगरी है। ये वायरस से अटैक हो रहा है लीवर पे। तो जब नॉर्मल जो लीवर होता है बाबू वो बहुत ही देखने में सही लगता है, मगर जब ये हेपेटाइटिस हो जाएगा तो आपका जो लीवर है वो फूल जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, इन्फ्लेबल हो जाएगा, समझे।
फिगर दिया होगा लास्ट में, अच्छा नहीं है, छोड़ दो कोई बात नहीं। समझ आओ कि लीवर क्या होता है, स्वेलन हो जाता है। तो हेपेटाइटिस से क्या समझते हो, वही इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर दिया गया ना, लिवर, हाँ बिल्कुल स्वेलन हो जाना। हाँ, और जानते हो कि इससे तुम्हारा सिरोसिस लीवर भी हो, सिरोसिस कैंसर भी हो सकता है, वही लीवर कैंसर भी हो सकता है, वही बात कहा गया है उसमें। और बहुत ही हेपेटाइटिस वायरस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस इन द वर्ल्ड। हाँ, हेपेटाइटिस ज़्यादातर, क्योंकि अल्कोहल से आदमी को हेपेटाइटिस हो सकता है, मानते हैं इस बात को, मगर ज़्यादातर जो हेपेटाइटिस होता है तुम्हारा हेपेटाइटिस वायरस के वजह से ही हो रहा होता है। दूसरा क्या क्या इन्फेक्शन, टॉक्सिक सब्सटेंस, वही अल्कोहल पी रहे हो, कुछ ड्रग्स का सेवन कर रहे हो, या कई बार ऐसा भी होता है ऑटो जो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि अपना ही इम्यून सिस्टम तुम्हारा ऑर्गन को अटैक कर दिया। ऐसा कई बार होता है, यदि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया आपके ऑर्गन को, तो उस समय अटैक हो जाता है। जैसे कोविड के टाइम में ये हो रहा था। कोविड के टाइम में क्या होता, बाहर से वायरस आ रहा था तो हमारे इम्यून सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर दे रहा था। अगर इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो अपना ऑर्गन को ही खा जाएगा, वो अपना ऑर्गन को ही अटैक कर देगा। उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, कि आपका जो अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो डिसऑर्डर हो गया। जब डिसऑर्डर हो जाता है तो उस समय अपना ऑर्गन को ही खा जाता है, ये अपना ऑर्गन को ही बर्बाद कर देगा। तो कई ऐसे भी केस है जिसके ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की वजह से भी तुम्हारा लीवर में प्रॉब्लम आता है। पर ज़्यादातर जो लीवर का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर जो लीवर का कैंसर होता है वो हेपेटाइटिस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस का मतलब वायरस की वजह से, और इसका संख्या क्या रेंज क्या हो सकता है, ए से लेके ई तक हो सकता है। होप सो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो तो हेपेटाइटिस ए और ई जानते हो, ये कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है, कई बार मैं बोल चुका हूँ स्टूडेंट क्लास में। हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये तुम्हारा क्या है कि इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से होता है, चाहे वो ब्लड हो चाहे सलाइवा हो, इससे तुम्हारा ट्रांसमिट होता है। हाँ, अब भी जानते हो कि मदर से होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो सब बताया गया, बढ़िया से दिया गया, हेपेटाइटिस ए बी सी डी सबका दिया गया है। देखो एक बार फिर से देखो, इससे क्या हो तुम्हारा कहाँ जो फिसिस यानी कि जो डर्ट प्रोडक्ट्स है इन्फेक्टेड पर्सन का, उससे भी तुम्हारा ये हेपेटाइटिस ए वायरस निकलेगा। इसलिए सैनिटेशन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। पता है, यदि कोई हेपेटाइटिस ए से पीड़ित कोई पेशेंट है और वो टॉयलेट करने के लिए गया है तो बहुत अच्छे से सैनिटेशन वहाँ पे करना चाहिए। आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हो, क्योंकि उसका फिसिस से भी हो सकता है। नंबर 1, ये जो ट्रांसमिट हो रहा है तुम्हारा वही कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड से, वो जो खाना खाया हुआ है, ठीक है, वो वाटर जो पिया हुआ है उसको तुम कंज्यूम कर रहे हो तो दिक्कत हो सकता है। हाँ, सेक्सुअल प्रैक्टिस से भी होता है बट उसका बहुत संख्या कम है। अब ये कहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे सैनिटेशन बहुत ही खराब है, समझे ना, यानी कि साफ़ सफाइयाँ नहीं है, बहुत गंदगी है, स्वच्छ भारत अभियान वहाँ पे नहीं चल रहा है, तो उस समय हो सकता है। और इसलिए सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन है इसको बचाने के लिए। तो देयर इज़ अ वैक्सीन फॉर कंट्रोलिंग हेपेटाइटिस ए वायरस। बात समझ में आ गया ना, इसके लिए वैक्सीन बना हुआ है। तो ए पढ़ रहे हैं तो ई भी पढ़ेंगे, क्योंकि ए और ई साथ ही है, क्योंकि ई भी तुम्हारा उसी तरह ट्रांसमिट होता है, तुम्हारा कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड से ही होता है, समझे। और ये डेवलपिंग कंट्रीज सब में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट देखो हेपेटाइटिस ई के लिए वायरस, हेपेटाइटिस ई के लिए वैक्सीन है, बट वो उतना ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं है जितना तुम्हारा हेपेटाइटिस ए के लिए है। हेपेटाइटिस ए के लिए जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है, बट ई के लिए उतना अवेलेबल नहीं है। बना है वैक्सीन मगर उतना अवेलेबल नहीं है। होप से समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। हेपेटाइटिस बी देखो, हेपेटाइटिस बी क्या है, वही ब्लड से, सीमेन से और बॉडी का जो फ्लूइड्स है उससे हो सकता है। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बोल रहे थे ना उस समय, बिल्कुल। देखो अब मदर से हो सकता है ना, इसलिए 24 आवर्स के अंदर ही तुम्हारा बच्चे को टीका दिया जाता है, समझे। और सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन ही बचाता है इस तरह का वायरस को। अब हेपेटाइटिस डी देखो, अब बच्चे लोग ये तुमको समझना होगा कि जो दवाई दिया जाता है, जो वैक्सीन दिया जाता है हेपेटाइटिस बी के लिए, वही काम करता है हेपेटाइटिस डी के लिए भी। जो ग्रसित है हेपेटाइटिस बी से, उसी को प्रॉब्लम हेपेटाइटिस डी से भी होगा, समझ गए ना। जो बच्चे को हेपेटाइटिस बी होगा, जो आदमी को हेपेटाइटिस बी होगा, उसका डी होने का भी चांसेस है। इसलिए यदि हेपेटाइटिस बी के लिए टीका लग गया तो डी के लिए भी टीका लग गया। कहने का मतलब ये हुआ। देखो यहाँ पे लिखा गया कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन ऑल्सो। होप से समझ में आ गया होगा, वही चीज़ लिखा गया है, ठीक है। हाँ, एंड लास्ट वन हेपेटाइटिस सी के बारे में तो जानते हो, है ना, कोई वैक्सीन ही नहीं है इसका। सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है बट ज़्यादा कॉमन नहीं है ये चीज़। ज़्यादातर जो इन्फेक्टिव ब्लड है, वही ब्लड जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इसके लिए देखो इजिप्ट ने करके दिखाया ना, सिरिंजेस, प्रॉपर सिरिंजेस, है ना, वो बहुत अच्छा काम किया है। तो इसमें बताया गया ट्रांसफ्यूजन जो होता है कंटेमिनेटेड ब्लड से, ब्लड प्रोडक्ट से, कंटेमिनेटेड इंजेक्शन से होता है, इस पर इजिप्ट ने बहुत ही खूबसूरत से काम किया है। तो ये थोड़ा ब्रीफ हो गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है स्टूडेंट सबको। दैट्स इट।